स्टार्ट करें। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग साइंस के रिवीजन सीरीज में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी के सेकंड पार्ट में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास होगा थोड़ा फास्ट रिवीजन सीरीज होगा, इसके बारे में हम डिटेल क्लास फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास होगी आपके एग्जाम होंगे, तो आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, पढ़ ही चुके हो स्कूल में, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल तो पता है, कंट्रोल क्या होता है, कौन करता है कंट्रोल हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक साथ काम करना, जब सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं किसी के कमांड पर, कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स कलेक्टिवली कोई एक काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाना खाना, तो आंखें क्या करेंगी? ये देखेंगी खाना कहाँ है, हाथ क्या करेंगे? उसे उठाएंगे, फिर उसे मुंह में डालें, फिर दांत क्या करेंगे? उसे चबाने में हेल्प करेंगे, फिर वो डाइजेशन कौन करेगा? स्टोमक। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। मतलब आपको अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए इतने सारे ऑर्गन एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, है ना। तो कंट्रोल होता है किसी एक ऑर्गन को कंट्रोल करना या एक से ज्यादा ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन होता है जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गन को एक के बाद एक कमांड देकर किसी एक कलेक्टिव वर्क को करवाना, कोऑर्डिनेशन। तो हमारा ब्रेन जो होता है ये क्या होता है? एक तरह का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर में, है ना। वो क्या करता है? कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। हमारा ब्रेन सेम हमारी बॉडी में यही काम है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल या फिर केमिकल, ये सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो यहां पे हमने चार तरह के फंक्शंस देखे। पहला क्या देखा हमने? बायोलॉजिकल। पहला फंक्शन हमने क्या देखा? बायोलॉजिकल। दूसरा मैंने क्या बोला? फिजिकल। तीसरा मैंने क्या बोला? मैकेनिकल। और चौथा केमिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई फंक्शन होता है तो उसको बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है वो सब एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो वो सारे फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शन। डाइजेशन ले लो, तुम रेस्पिरेशन ले लो, एक्सक्रीशन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, सारे फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल। सेकंड आता है फिजिकल। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जो एक बॉडी में होती है। जैसे कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ये सब क्या है? फिजिकल मूवमेंट। ठीक है। तीसरा आता है मैकेनिकल, ब्रीथिंग। इसमें कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं, ये क्या होगा? मैकेनिकल फंक्शन। और लास्ट आता है केमिकल, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है और हमें क्या मिल रही है? उससे एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या हो गया? केमिकल। ब्रीथिंग मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि यहां पे प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस होते हैं वो एक्ट करते हैं। जैसे हमारे लंग्स के अंदर लो प्रेशर, एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर, तो क्या होगा? एयर बाहर से अंदर की तरफ इनहेल होगा और एयर एंटर करेगा। तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ, सांस हम लेते हैं कि सांस अपने आप आता है? मतलब हम जो इनहेल कर रहे हैं उसमें एयर को हमने इनहेल किया या जो हमने इनहेल किया वो अपने आप हुआ? हाँ, दोनों कैसे? हम जो सांस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, हाँ, एयर अपने आप आ रहा है। तो तुम्हारा ये कहना है कि ब्रीथिंग हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं? पानी के अंदर ले सकते हो? क्यों? पानी के अंदर क्यों नहीं ले सकते? पानी में भी तो डिजॉल्व, सुनो, पानी में भी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना। हमारी बॉडी है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं,
डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर को ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पानी में चीनी घुला होता है वैसे ही ऑक्सीजन भी घुला होता है पानी में, है ना? तो वहां हम नहीं ले सकते क्या? अच्छा ठीक है, हाई माउंटेन में ले सकते हो सांस? नहीं। क्यों? लो प्रेशर नहीं, हाँ यही चीज है, लो प्रेशर में। तो अब वहां होता ये है कि जब हमारे लंग्स से कम प्रेशर बाहर हो तो क्या हम सांस एयर को इनहेल कर पाएंगे? तो फिर कैसे सांस हम लिए? इनहेल तो हमने नहीं किया, तो इनहेल किसने किया? इनहेल किया हमारे लंग्स ने, और हमारे लंग्स में जो प्रेशर डिफरेंस है उसने किया, ना कि मैंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना छोड़ दूं कि मैंने किया, किसने किया? लंग्स ने किया। ठीक है, तो एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल तुम्हें पता है, पूरा डाइजेशन सिस्टम, पूरा डाइजेशन तुम्हारा केमिकल प्रोसेस है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शंस और सारे ऑर्गन्स का एक साथ काम करना ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं साउंड की तरफ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेंसेशन मतलब टच को फील करते हैं, है ना? कुछ ऑर्गेनिज्म स्मेल को, टेस्ट को, है ना, कोल्ड को। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट के बारे में तुम जानते हो, तो छुई मी, तो टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हम टच करते हैं वो तुरंत क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है। स्टिमुली की वजह से हमने उसे एक मैसेज दे दिया कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर है, तो जैसे ही उसको आउटसाइडर लगा, अपने आसपास फील हुआ, वो तुरंत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो गया? बंद हो गया। अरे भाई एक सांप है, मेंढक है, तुम उसके करीब जाओगे तो क्या रुका रहेगा? उससे भी तो डरेगा, तुम मार मत दो उसको। एक मच्छर है, आराम से बैठ के खून पी रहा है, तुम आराम से उसको देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे ही हाथ उठाओगे उड़ जाएगा। क्यों? उसे भी डर है भाई मेरी जान ना चली जाए। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या? एक तरह का प्रोसेस है थ्रू व्हिच वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर इन सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड मैनर, एक के बाद एक फंक्शन करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बोलो तो दो तरह के सिस्टम हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा, हाँ, तो पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, इसको समझ लो। हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा ग्रोथ। अब मान लो कि आर्यन का बॉडी का ब्रेन, मतलब आर्यन का ब्रेन बोले कि उसकी बॉडी को और ग्रोथ करो, तो क्या उसकी बॉडी ग्रोथ होगी? नहीं। लेकिन अगर उसके ब्रेन में सिक्रेट करने वाले ग्रोथ हार्मोन अगर ये बोले कि नहीं आर्यन को और लंबा होना चाहिए, तो फिर आर्यन और लंबा होगा। यानी यहाँ पे कुछ चीजों को हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, कुछ चीजों को हार्मोन कंट्रोल करता है। लेकिन हार्मोन किसके कंट्रोल में? एक्चुअल में वो इनडायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में होगा। लेकिन हमारा ब्रेन अगर बोलेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन बहुत सिक्रेट करेगा, क्या? उसका भी अपना फैक्टर है ना, कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस कंडीशन में वो करते हैं। तो यहाँ पे पहला आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन आ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद न्यूरॉन्स आ जाएंगे। तो ये ब्रेन और न्यूरॉन्स मिलकर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और इसके हिसाब से फंक्शन होता है। जैसे मान लो एक मैसेज, मान लो मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं, सामने से एक कीड़ा आपके पास आया, एक इंसेक्ट आया, मैं तुरंत उसे देखा, मैसेज कहाँ गया? ब्रेन में। ब्रेन तक कैसे गया? कैसे गया? न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स मैसेज को कन्वे किए,
मैसेज कहां गया? ब्रेन। अब ब्रेन उसके खिलाफ उसको लेकर क्या रिस्पॉन्ड किया कि भाई आंख बंद करो या सिर हटा। दो चीजें, मैंने क्या किया? आंख बंद कर लो, ठीक है ना। यानी देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन ने इसे कंट्रोल किया। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें मेनली दो पार्ट आता है हमारी बॉडी का, एक ब्रेन आता है और एक न्यूरॉन आता है। समझ गए? न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज को कन्वे करता है ब्रेन टू रिसेप्टर, रिसेप्टर टू ब्रेन एंड ब्रेन टू मोटर नर्व। देखो यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं। कोई भी एक्शन, जैसे हम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एक्शन की बात करें तो ये हमारा ब्रेन, और ये मान लो रिसेप्टर, ये मान लो हाथ, ठीक है, और ये दूसरा हाथ है। सर आपकी ड्राइंग को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, है ना? ड्राइंग में ऑस्कर अवार्ड मिलता ही है। ऑस्कर आप बता देंगे, नोबेल दे देंगे, नोबेल दे देंगे। नोबेल 6 के फील्ड में मिलता है इधर छोड़। तो अब होता क्या है, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मान लो ये रिसेप्टर है, यहां मान लो ये रिसेप्टर है, और रिसेप्टर क्या है? मैसेज को रिसीव करता है। जो भी मैसेज रिसीव होते हैं उस मैसेज को बोलते हैं स्टिमुली। क्या बोलते हैं? स्टिमुली। तो मान लो जैसे एक तावा है, तावा को उसका इसका हमारे आगे में, अब शिवम का तो बर्थडे है भाई, उसको आज हम करेंगे। अच्छा डायरेक्टली फिर को कल करेंगे। तो मान लो ये तावा है घर में, जैसे ही आर्यन को उस पे हाथ पड़ा, मैसेज क्या होगा? रिसेप्टर से कहां जाएगा? ब्रेन। लेकिन ब्रेन नहीं जाएगा, एक्चुअल में ये जाता है कहां? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो कहां होगी? तो ब्रेन के नीचे पार्ट में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहां आया मैसेज, ठीक है, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड ने उसको प्रोसेसिंग किया और उसके हिसाब से रिप्लाई दिया। क्या? अपना हाथ हटा लो। तो फिर इसी न्यूरॉन्स के थ्रू दोबारा मैसेज आएगा। मैं बाहर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, ये काम करते गलत सोच रहे हैं। ब्राइट कलर कर दीजिए। इसी के अंदर सिर्फ न्यूरॉन के थ्रू वो क्या आ रहा है? मैसेज रिसीव हो रहा है। अब क्या करेगा? उसका हाथ अपने आप तावा से उठ जाएगा। जब तावा से उठेगा ना तब उसको फील होगा, अरे हाथ में लगने लगा। ब्रेन में कई बार मैसेज बहुत लेट पहुंचता है। क्यों? ब्रेन थोड़ा आगे है। तो अब हमारे ब्रेन के नीचे, ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे यहां है हमारा स्पाइन। आपके पीछे हेड के पीछे चेक करो, थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट होगा यहाँ है। यहाँ पे कोई मारता है तो क्या बोलते हैं? छोटा ब्रेन है, मत मार। एक्चुअली यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना? समझा आर्यन? है सर हाइट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है। हाँ, हाइट ब्रेन और सब कुछ हिंड ब्रेन का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब जब मैसेज जा रहा था तब ये रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा था, इसके रूप में काम कर रहा था रिसेप्टर। और जब मैसेज आया तब ये कैसा काम किया? तो मोटर न्यूरॉन की तरह काम किया। अब मोटर न्यूरॉन की तरह काम किया। समझे या नहीं? हाँ बोलो। तो ये सिर्फ दबाओ, वहाँ के स्कल का एंडिंग हो रहा है। स्कल का एंडिंग होता है, वहाँ से पॉइंट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। सब में चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम पहला। सेकंड आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन देखो हमारी बॉडी में ना दो तरह की ग्लैंड है, ठीक है? हमारी बॉडी में कितने ग्लैंड है? हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड
और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेट करते हैं और हार्मोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेट करते हैं। डिफरेंस बता पाओगे? ये दोनों हार्मोन सीक्रेट करते हैं। बोलो। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्रेन से कंट्रोल सिक्रेशन करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड अलग से सिक्रेशन करते हैं। मतलब वो अपने फर्ज से करते हैं मॉलिक्यूलर। हाँ बोलो। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा सिक्रेट करते हैं और जो एंडोक्राइन होता है वो एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस यानी डक्ट का मतलब होता है दरवाजा समझो, है ना? तो एज्यूम करो कि एक ग्लैंड है, बीच में दरवाजा लगा हुआ है। ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किया लेकिन दरवाजा बंद है, तो क्या हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं। लेकिन वही दरवाजा जब ओपन होगा तब वो हार्मोन्स कहां जाएंगे? अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कंटिन्यू हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं, कंटिन्यू वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे, बीच में कोई बैरियर नहीं है। समझे? तो ऐसा समझो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। तो अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता मतलब ये कंटिन्यू हार्मोन सीक्रेशन करेगी, कंटिन्यू। लेकिन ये क्या होते हैं? अपने जरूरत के हिसाब से करता है। जैसे डाइजेशन जब करना है तो डाइजेशन कब करना है? जब फूड आएगा। तो जब फूड आएगा तभी ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे कि नहीं? कि 24 घंटे करते रहेंगे? नहीं, है ना? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया? और जैसा अनुष्का बोली, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक करते हैं सिक्रेशन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड पूरी लाइफ करते हैं। जैसे डाइजेशन तो पूरी लाइफ होता है हमारी बॉडी में। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ, बाइल जूस का सिक्रेशन हुआ, फिर उसके बाद पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन हुआ, सलाइवा सिक्रेशन हुआ, पूरी लाइफ होता है जब तक जिंदा है। तो ये केस में आ जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। वहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड, पैनक्रिएज, ये सब किसमें आ जाएंगे? हाँ सर फीमेल्स में जो हमारा मतलब वे होता है वो टाइम के बाद बंद कर देता है ओवम देना, लेकिन मेल्स में वही चीज करते हैं। अरे मेरे बच्चा, एक मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो जो ओवम फॉर्मेशन है ना वो गैमेट है। गैमेट एक फिक्स टाइम पीरियड तक होता है, लेकिन ओवेरी का तो और भी काम है ना, फीमेल कैरेक्टर डिसाइड करना। तो एक बात बताओ, मान लो 52 के एज में, 45 से 50 के एज में गैमेट फॉर्मेशन बंद हो गया, तो क्या वो फीमेल अब नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो फिर वो तो पूरी लाइफ को काम कर रहा है ना। जो महिला है, जो माता है, वो 50 के बाद भी उनका आवाज महिला जैसा ही होगा। उनका मान लो जैसे बॉडी स्ट्रक्चर महिला जैसा ही होगा, ठीक है ना? तो कहाँ चेंज हुआ? सेम है। वो तो गैमेट फॉर्मेशन एक फैक्टर है बस। तो ये हो गया, ये लाइफ टाइम होगा और ये एक फिक्स टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है? जैसे ग्रोथ हार्मोन तुम लोग सुने होंगे, 19-20 साल की उम्र तक हाइट बढ़ता है, 18-19 की एज तक, है ना? तो ग्रोथ हार्मोन उसके बाद क्या आएगा? नहीं। तो हाइट बढ़ाने में वो ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्रोथ हार्मोन आएंगे, बॉडी ग्रोथ नहीं होगा, बस आपका मेंटल ग्रोथ होगा, आपका साइकोलॉजिकल ग्रोथ होगा, आपका इमोशनल ग्रोथ होगा, आप डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर कर पाओगे। लेकिन क्या बॉडी ग्रोथ हो रहा है? नहीं, बॉडी ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद हमारे जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, टिश्यू बूढ़े होते हैं, ये चीजें तब होती हैं। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को तुम बहुत डीपली समझ जाओगे, जैसे हम चैप्टर के एंड में वही देखेंगे, तब मैं तुम्हें इस पे डिस्कस करेंगे, तब तुम समझ पाओगे। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम यही करते हैं, है ना? एक और चीज मैंने बोला, लेकिन आपको ध्यान नहीं, मैंने क्या बोला? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई एक ग्लैंड था जिसका दो बार नाम हुआ, दोनों में नाम हुआ।
एंडोक्राइन ग्लैंड का जब मैंने लिस्ट बताया उसमें भी वो नाम था, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जब नाम दिया उसमें भी वो लिस्ट है, मतलब ग्लैंड का नाम था कौन सा? जो बोल नहीं, पेनक्रिएज। तो पेनक्रिएज एंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट है और पेनक्रिएज एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी पार्ट है, ठीक है। जब पेनक्रिएज एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं तब उस समय वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो पेनक्रिएटिक जूस, उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं तब वो अल्फा सेल, बीटा सेल और उसमें जो गामा सेल होता है वो उसमें जैसे कैल्सिटोनिन या इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। इंसुलिन सुने हो? कहाँ सुने हो? शुगर के पेशेंट के बारे में सुने हो? हाँ बोलो। देखो एक चीज समझो, जब वो फूड डाइजेशन का काम करेगा तो अलग तरीके से काम करेगा। मैं क्या बोला? एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए मैंने 3 सेल के नाम, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, शायद डेल्टा सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, है ना। तो वो इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन, हाँ ये अल्फा बीटा गामा सेल का कॉन्सेप्ट बताएंगे? हाँ, अल्फा बीटा और गामा सेल का उसमें सेल एजेंट है, साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है, वो इस तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे कि कैल्सिटोनिन करता है, इंसुलिन करता है, इंसुलिन वाला तुम लोग डायबिटीज से सुने होंगे, ठीक है। इसमें हम और चर्चा चैप्टर के एंड में जब ये आएगा प्रॉपर्ली ग्लैंड तब गुड लास्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड आपने कहा कि वो लाइफ टाइम तक काम करता ही रहता है, हर टाइम करता है जब जरूरत पड़ेगी, और एक्सोक्राइन जब उसको जरूरत होगा तभी करेगा। देखो एंडोक्राइन जैसे मान लो हम लोग लेते हैं जैसे लैक्टोजेनिक हार्मोन लेते हैं, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन हर महिला की बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन एक्टिव कब होता है? जब वो माता बनती है, यानी जब एक शिशु बर्थ करता है, एक बच्चा पैदा होता है। अब जैसे ही वो पैदा हुआ तो क्या बच्चा जब माँ का मिल्क फीड करता है तभी वो मिल्क बनता है? मिल्क तो कंटिन्यू बन रहा है ना, मिल्क कंटिन्यू बन रहा है, बना कौन रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। भले बच्चे को जब वो बच्चा फीड करेगा, जब पिएगा तब उसके मुंह में आएगा, लेकिन तुरंत तो होता नहीं है, वो प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे तो नेक्स्ट आता है एनिमल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनिमल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के बारे में समझेंगे, और दूसरा हम ब्रेन के बारे में समझेंगे, ठीक है। न्यूरॉन से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो वहां पे हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा डिटेल जाएंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर पीवाईक्यू देखे हो तो दिखा भी होगा, ठीक है ना। तो एनिमल नर्वस सिस्टम, जो एनिमल नर्वस सिस्टम होता है ये स्पेशलाइज्ड, इसमें एक टाइप के सेल मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, है ना। ये टाइप के सेल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ठीक है, क्लियर। तो न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है, सबसे लंबा सेल है ना न्यूरॉन्स। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू रिसेप्टर, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन को, ब्रेन में होता है, फिर सेंड इंस्ट्रक्शंस टू इफेक्टर्स। इफेक्टर यानी जैसे एक हाथ में मच्छर काटा, हमने दूसरे हाथ से मारा, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन दिया ये हुआ क्या? रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर। इस हाथ में मच्छर को काटा, इस हाथ से मैंने मच्छर को मारा, ये क्या हो गया? इफेक्टर। ये क्या हो गया? बोलो समझेंगे, क्लियर। फिर आता है रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स। तो रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन की बात करें तो यहां पे कुछ सेंस ऑर्गन आते हैं, जैसे फोनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टोरी रिसेप्टर्स। तुम्हें कुछ वर्ड का मतलब पता होगा, जैसे फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही लाइट उसको दिखेगा वो एक्टिव हो जाएंगे, समझ गए। जैसे लोकेटेड इन द आईज, डिटेक्ट लाइट एंड विजन। सही बात है कि नहीं? हमारी आंखों में कौन सा रिसेप्टर होगा? बाकी बॉडी में लाइट गिरती भी है तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स में फोटो रिसेप्टर नहीं है,
नेक्स्ट आता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो होता है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। तो ये क्या करता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस समय आपको वो फील होता है। जैसे आपका स्किन, हमारा जो स्किन है वो क्या करता है, ठंड होगी फील करेगा, गर्मी होगी फील करेगा। अभी गर्मी हो रही है, नहीं हो रही है, फील हो रहा है ना, क्यों, थर्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जा रहा है। कल ठंड लग रही थी तो कल भी फोटो रिसेप्टर एक्टिव थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब, ऑल्फैक्टरी वर्ड जो यूज हुआ है, तुम लोग एसिड बेस वर्ड पढ़ लियो, तो वहां पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे, ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस के स्मेल को चेंज करते हैं, तो ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होंगे जो स्मेल को रिसीव करेंगे। बगल में कहीं शाही पनीर बन रहा है, स्मेल आएगा, आपको पता चल जाए शाही पनीर बन रहा है। गुपचुप के ठेले के सामने से महिला लोग गुजरते होंगे तो उनका लार इतना सारा निकलता होगा, सलाइवा। वो टॉम एंड जेरी मूवी टॉम एंड जेरी देखे हो ना, तो टॉम को जब भी आसपास कहीं चिकन बनता हुआ स्मेल आता है तो उसका कितना सारा सलाइवा निकलता है, देखे हो ना, देखे हो कि तुम लोग कहाँ देखते हुए, तुम लोग कार वाले हो, डोरेमोन वाले। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही कार्टून देखा हूँ, टॉम एंड जेरी बस, है ना, वन एंड ओनली। इससे ज्यादा ना मैं देखा हूँ ना देखना चाहता हूँ। मुझे वहाँ समझ नहीं आ रहा, तो फोनल सेंटेंस में लिखा है एंड हेल्प मेंटेन बैलेंस। क्या चीज का बैलेंस? अच्छा, एक और, कभी कभी आप लोग टॉम एंड जेरी देखते होंगे, पता नहीं आप लोग सोचे हो कि नहीं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि टॉम जेरी को मार सकता था लेकिन मारा नहीं? क्यों नहीं मारा? टॉम का फूड है जेरी, मतलब सामान्यतः नॉर्मली ये माना जाता है कि बिल्लियां चूहे खाती हैं, तो वो अपने फूड को क्यों छोड़ेगा? कभी सोच के नहीं, क्यों? साइंटिफिक ही है, मतलब बनाने वाले ने बहुत सोच के बनाया है उसे। और किसी भी एपिसोड में जेरी नहीं मारा जाता, जेरी परेशान होता है, परेशान करता है, लेकिन अल्टीमेटली टॉम हार मानता है। यही हुआ है ना? हाँ, उसका दो कारण है, उसका दो कारण है। पहला कारण क्या है पता है? टॉम को जहां भी रखा गया था, जिस भी मालिक ने रखा था, क्यों रखा था? जेरी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। क्यों? घर में तबाही मचा रहा था, उसका चीज खा जाता था फ्रिज से और भी चीजें, तो उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए किसे रखा गया था? टॉम। अगर टॉम पहले दिन ही जेरी को मार देता तो क्या उस घर में उसकी और जरूरत होती? यानी जेरी है इसलिए टॉम है, अगर जेरी नहीं होता तो टॉम उस घर में कभी नहीं आता। समझ गए? दूसरी चीज, अगर हम अपने ह्यूमन नेचर के हिसाब से सोचें तो जब भी ये बैटल होता था, टॉम एंड जेरी में कॉन्फ्लिक्ट होता था, आप किसे चाहते थे जीते? ईमानदार से किसे चाहते थे जीते? जेरी। क्यों? नहीं, कमजोर है। टॉम के कंपेयर में जेरी वीक है। कभी भी हमारी सिंपैथी हमेशा वीक वाले की तरफ रहती है। गलत फहमी में आप चलिए, स्मार्ट नहीं, यहां आती है ज्यादा पावरफुल और कम पावरफुल। हमारी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं कमजोरों की तरफ ज्यादा जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा गरीबों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अमीरों को हेल्प क्यों नहीं करते? नहीं, वहां फीलिंग टकराती है। उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं। गरीब को करूंगा तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अमीर को हेल्प करूंगा तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो ये दो कारण मुझे जो लगते हैं उसमें थे, इसलिए हम हमेशा चाहते थे जेरी जीते, और जीतता भी वही, क्योंकि डायरेक्टर को तो मूवी आगे खींचनी थी, 10 मिनट खत्म नहीं करना है ना? चलो एक्चुअल में ये, हाँ, इफेक्टिव और मॉडर्न न्यूरॉन में डिफरेंस क्या
क्या है, दोनों तो कुछ देर में समझ जाएंगे। देखो, जब न्यूरॉन मोटर का मतलब होता है मैसेज ट्रांसफर करना, तो जाते समय भी वो एक तरह से मोटर न्यूरॉन का ही काम करता है, आते समय भी मोटर न्यूरॉन का ही काम करता है, लेकिन इफेक्टर वो है जो रिएक्ट कर रहा है। जैसे दूसरा हाथ, ये इफेक्टर है, और रिसीवर वो पहला हाथ जहां पे मैसेज रिसीव हुआ, वो रिसीवर, रिसेप्टर, दूसरा हाथ इफेक्टर, और जो मैसेज जिस न्यूरॉन के थ्रू गया वो पूरा पाथवे मोटर न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, समझ जाओगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा गस्टोचरी रिसेप्टर। गस्टोचरी रिसेप्टर होता है हमारे टेस्ट से रिलेटेड, बिल्कुल, जो टेस्ट बड होते हैं। कौन सा? हेल्थ मेंटेन बैलेंस किस चीज का है? कहां? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, अच्छा पता नहीं, बताया नहीं। तो ये हो गया गस्टोचरी रिसेप्टर। गस्टोचरी रिसेप्टर हमारे टेस्ट से रिलेटेड है, जो भी हम खाना खाते हैं, है ना, उसका एक टेस्ट है, तो टेस्ट से हमें अच्छा बुरा स्वाद आता है। तो ये गस्टोचरी रिसेप्टर हमारे टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई बार आपके टंग में देखो, जीभ में ऐसे छाले हो जाते हैं कि आपको कुछ स्वाद ही नहीं आता है। ऐसा हुआ है कभी कि सारे टेस्ट बड ऐसा लगता है मर गए हैं, आपको ना नमक फील होगा, ना मिर्ची फील होगा, ना मसाले फील होंगे, ना मीठा, ना खट्टा, कुछ नहीं। पानी भी पियोगे तो बहुत गंदा स्वाद आता है। टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, टेस्ट बड, देखो टेस्ट बड एक ही बड तो हमेशा नहीं रहेंगे, तो वो खुद को बार बार रिन्यू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बुखार की वजह से जो हमारे टेस्ट बड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ऐसा, जिसकी वजह से हमें उसका टेस्ट मिल जाता है। लास्ट आता है फोनो रिसेप्टर्स। तो फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं, कान में। तो कान क्या करेगा? सुनने का, है ना, तो वो साउंड को रिसीव करेगा, है ना, एंड डिटेक्ट साउंड एंड हेल्प मेंटेन बैलेंस। ईयर का एक और काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, पता है ये बात? अगर आज ईयर ना हो ना तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे ये कहा जाता है कि बंदरों का जो पूंछ होता है, मंकी का, उसका काम क्या है? बॉडी को बैलेंस करना। देखना, मंकी जब लेफ्ट साइड जंप करता है ना तो उसका जो टेल है, जो पूंछ है, वो राइट साइड रहता है, इससे वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाता है, वेट को ट्रांसफर कर पाता है। सेम हमारी बॉडी में भी ईयर का काम होता है, दोनों ईयर बिल्कुल इक्वल होंगे और हमारे हेड को बैलेंस करने का ही काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो सीधा न्यूरॉन में आते हैं, ये आपका न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में मुश्किल से आपको 4 से 5 बॉडी आते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट या डेंड्रॉन जिसको बोलते हैं, फिर बीच में आया सेल बॉडी, ठीक है। फिर ये हो गया एक्जन। एक्जन के ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, तो एक्जन ये एक्जन, एक्जन के ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इस तरह से दिख रहा है, ये माइलिन शीट एक। और उसके बाद जो न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है उसको नर्व एंडिंग या फिर एक्जन टर्मिनल्स, है ना, एक्जन टर्मिनल्स। हाँ, बहुत सारे काम हैं, बताऊंगा आगे बताऊंगा। तो ये 5 सेल समझ गए। सबसे पहले आपका क्या आता है? डेंड्राइट, सेकंड में सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आ गया एक्सॉन, माइलिन शीट और लास्ट में आता है नर्व एंड। तो सबसे पहले आ जाओ डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर। कैसे होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर, है ना। देखो, तो ये फाइन होते हैं, ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना, और ये सेल बॉडी तक एक्सटेंड करते हैं। ये क्या करते हैं? डेंड्राइट मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो स्टिमुली होता है, स्टिमुली या मैसेज, तो मैसेज रिसीव कैसे होता है? वो होता है क्या? ध्यान से मान लो कि एक
ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया। अब इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट अटैच होता है इस तरह। इस नर्व एंडिंग से एक अलग न्यूरॉन का डेंड्राइट अटैच होता है। बिल्कुल, नर्व एंडिंग जो होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफर करते हैं और जो डेंड्राइट होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेते हैं, रिसीव करते हैं। अब जो पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इनके बीच में मैसेज जो होता है वो इंपल्स के रूप में ट्रांसफर होता है, एक बहुत माइन्यूट सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बहुत फास्ट मूव करेगा और ये जहां अटैच होते हैं वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक नर्व। तब होता क्या है, एक न्यूरॉन का ये नर्व एंडिंग है, हो गया, एक न्यूरॉन का ये क्या है, नर्व एंडिंग, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इस तरह से तो ये क्या है, नर्व एंडिंग है। और ये क्या है, डेंड्राइट है। अब ये जो जहां पे अटैच होते हैं इस पार्ट को बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नर्व। या इसे सिंपली समझ लो, यहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, इसलिए मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। न्यूरॉन में होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाता है, बट जब वो बाहर आता है तो केमिकल बदलता है वापस। बॉडी में इस तरह के चेंजेस कंटिन्यू होते रहते हैं, है ना। ये समझ में आया। और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, ये हो गया डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कैन कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर आता है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होता है, तो सेल बॉडी नॉर्मली एक सेल में जो जो चीजें होती हैं, इसी तरह मतलब एक सेल में जिस तरह के न्यूक्लियस होते हैं जो पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं, इस तरह से इस सेल बॉडी में भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको आ रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं, इसको वो प्रोसेसिंग करके आगे कन्वे कर देता है, आगे ट्रांसफर कर देता है। यानी मैसेज यहां से एंटर किया कहां, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करता है। तो ये मैसेज बहुत फास्ट कन्वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, मतलब डेंड्राइट से रिसीव करके नर्व एंडिंग तक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये मैसेज कहां से रिसीव करते हैं, सेल बॉडी से, और आगे ट्रांसफर कहां करते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको एक प्रोटेक्टिव फैटी शीट का कवर करता है, उस फैटी शीट को बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। and it interrupted at intervals by the nodes of Ranvier। तो यहां जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ना, जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ Ranvier, है ना। ये सब इनके फंक्शन, इसके बारे में आप 11th 12th में और डिटेल जाओ, 11th 12th में जब आप जाओगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, रणवीर कपूर है, लिख देना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर है। आज यही रोक रहे हैं, एक्सॉन को खत्म करो, इसके सारे पार्ट्स और इसके ऑर्गेनल्स, इसके जो पार्ट्स हैं उसको लर्न करो। इसके बाद बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है और बाकी सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और हर पार्ट का उसका फंक्शन क्या है। इसके बाद लास्ट हम देखेंगे
प्लांट्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन्स, ग्लैंड्स। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। गुड बाय।